स्वागत है मित्रों आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और मित्रों लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की अपनी श्रृंखला चल रही है और पिछले लेक्चर में मैंने आपसे चर्चा की थी संसदीय व्यवस्था के पहले भाग की। यानी मित्रों उस लेक्चर में हमने बात की थी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं होती है और संसदीय शासन जो व्यवस्था होती है उसकी क्या विशेषताएं होती है। और मित्रों आज हम चर्चा करेंगे संसदीय व्यवस्था के गुणों की, यानी संसदीय व्यवस्था जो होती है उसके गुण कौन कौन से होते हैं, तो उसी की हम आज इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो मित्रों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो मित्रों अब हम शुरू करते हैं संसदीय व्यवस्था के गुणों के बारे में चर्चा। तो मित्रों कह रहा है संसदीय व्यवस्था के निम्न गुण होते हैं, यानी संसदीय व्यवस्था के कौन कौन से गुण हैं। तो कह रहा है कि यह विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। यानी मित्रों जो संसदीय व्यवस्था होती है वो विधायिका और कार्यपालिका जो कि हमारे लोकतंत्र के जो दो महत्वपूर्ण स्तंभ है उन दोनों के मध्य यह समन्वय बनाए रखने का काम करती है। कह रहा है संसदीय व्यवस्था का यह सबसे बड़ा लाभ है कि यह सरकार के विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच में सहयोग और सहकारी संबंधों को सुनिश्चित करता है। कार्यपालिका विधायिका का एक अंग है और दोनों अपने कार्यों में स्वतंत्र है। परिणाम स्वरूप इन दोनों अंगों के बीच विवाद के बहुत कम अवसर उत्पन्न होते हैं। यानी मित्रों ऐसा करा ये कि विधायिका और कार्यपालिका जो होती है उन दोनों के मध्य हमारी संसदीय व्यवस्था जो है समन्वय बनाए रखने का काम करती है और दोनों के बीच यानी दोनों जो अंग हैं उनके बीच कम से कम हमें टकराव देखने को मिलता है। नेक्स्ट मित्रों कहता है उत्तरदायी सरकार की भी है, हमें स्थापना करके देता है। तो कहता है अपनी प्रकृति के अनुरूप संसदीय व्यवस्था में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है। मंत्री अपने मूल एवं कार्याधिकार कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी मित्रों ये कह रहा है कि जो संसदीय व्यवस्था है वो हमें एक उत्तरदायी सरकार भी देती है, यानी कि जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो उसी की यहाँ चर्चा की जा रही है। और मित्रों कहता है आगे संसद मंत्रियों पर अपने विभिन्न तरह के यानी प्रश्नकाल या चर्चा हो या स्थगन प्रस्ताव हो या अविश्वास प्रस्ताव, इन सब के माध्यम से संसद अपने मंत्रियों के ऊपर नियंत्रण रखने का काम करती है। और मित्रों आगे कहता है निरंकुशता का प्रतिषेध, यानी जो संसदीय व्यवस्था है वो निरंकुशता जो होती है उस पर भी जो है रोक लगाने का काम करती है। तो कहता है इस व्यवस्था के तहत कार्यकारी एक समूह में निहित रहती है, मंत्रिपरिषद न कि एक व्यक्ति में। यानी मित्रों ये कह रहा है कि जो कार्यकारी जो भी कार्य होते हैं यानी कार्यपालिका जो होती है वो एक समूह में निहित रहती है, ये किसी एक व्यक्ति में ही निहित नहीं रहती है। यानी कार्यपालिका से संबंधित अगर कोई भी काम हमें करना है तो जो है मंत्रिपरिषद उस संबंध में निर्णय लेती है, यानी केवल एक व्यक्ति ही उस संबंध में किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं ले सकता। और आगे कहता है यह प्राधिकृत व्यवस्था कार्यपालिका की निरंकुश प्रकृति पर रोक लगाती है। यानी यह जो व्यवस्था है कि कोई भी हमें काम करना है तो हम मंत्रिपरिषद से चर्चा करेंगे। तो यह जो प्रक्रिया हमारे संविधान ने अपनाई है यह प्रक्रिया हमें जो है एक निरंकुश जो प्रकृति होती है, यानी एक व्यक्ति ही जो है सभी प्रकार से निर्णय ले ले या तानाशाही जो प्रकृति होती है उस पर यह व्यवस्था रोक लगाती है। और मित्रों आगे कहता है वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था, यानी मित्रों यह व्यवस्था जो कि संसदीय प्रणाली है वो जो है एक वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था भी हमें करके देती है। कहता है सत्तारूढ़ दल के बहुमत खो जाने पर राज्य का मुखिया विपक्षी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है, जिसका मतलब यह है कि वह जो है वैकल्पिक सरकार का गठन हो सकता है बिना चुनाव के। इस तरह डॉक्टर जेनिंग्स कहते हैं विपक्ष का नेता वैकल्पिक प्रधानमंत्री। यानी मित्रों अगर सत्तारूढ़ पार्टी यानी कोई पार्टी सत्ता में है और वो जगह अगर किसी परिस्थिति में अपना बहुमत खो दे तो उस परिस्थिति में जो राज्य का मुखिया होता है वो विपक्षी पार्टी जो होती है उसको सरकार बनाने के लिए जो है कह सकता है कि आप आइए और जो है सरकार बना लीजिए, लेकिन आपको जो है कुछ समय बाद बहुमत सिद्ध करना होगा। तो मित्रों ऐसा यही फिर आगे ये कहते हैं कि डॉक्टर जेनिंग्स हैं जो कहते हैं कि विपक्ष का जो नेता होता है वो भी एक वैकल्पिक प्रधानमंत्री ही हमें देता है। यानी अगर प्रधानमंत्री की नेतृत्व वाली सरकार अगर गिर जाए तो विपक्ष के नेता को हम जो है प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। आगे मित्रों कहता है व्यापक प्रतिनिधित्व, यानी संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका लोगों के समूह से गठित होती है
इस प्रकार यह संभव है कि सरकार के सभी वर्गों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो। यानी मित्रों, इसका मतलब यह है कि जो कार्यपालिका होती है, यानी प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो होते हैं, उन सभी का चुनाव जो होता है वो लोग उसके चुनाव में भाग लेते हैं, यानी उनका चुनाव जो है जनता करती है। इस प्रकार ये कहता है कि यह संभव है कि सरकार के सभी वर्गों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व भी हो। यानी संसदीय व्यवस्था में जो है हम किसी नेता को चुनते हैं तो हमारा जो है अधिकार हमने उन नेताओं को दे दिया, तो उसके माध्यम से जो है हमने उनको जो है सभी वर्गों और क्षेत्रों का हमने प्रतिनिधित्व भी किया है। और आगे मित्रों में कहता है, तो ये संसदीय व्यवस्था के गुण थे, यानी संसदीय जो व्यवस्था है उसमें किस किस प्रकार के गुण पाए जाते हैं, तो इन सभी की हमने चर्चा की। और फ्रेंड्स, अब हम चर्चा करेंगे कि संसदीय व्यवस्था में दोष क्या क्या हैं, यानी संसदीय व्यवस्था जो है उसमें कमियां क्या क्या हैं, तो उस सभी की अब हम चर्चा करेंगे। तो कहता है, पहला कह रहा है अस्थिर सरकार, यानी संसदीय व्यवस्था स्थायी सरकार की व्यवस्था नहीं करती, इसकी कोई गारंटी नहीं कि कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर लेगी। यानी मित्रों, संसदीय व्यवस्था है यानी चुनाव जो होता है वो एक निश्चित कार्यकाल के लिए होता है, और जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उस पार्टी की सरकार बन जाती है। लेकिन इस बात की जो है कोई गारंटी नहीं है कि वो सरकार जो है अपना कार्यकाल पूरा ही करेगी, यानी अगर कोई भी सरकार जो है, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि कोई भी सरकार जो होगी वो 5 साल तक बनी ही रहेगी, यानी जब तक अगर उसको बहुमत प्राप्त है तब तक वो सरकार में बनी रहेगी। और जब अगर उसको बहुमत जो है, किसी भी पार्टी ने अगर उससे बहुमत खींच लिया या बहुमत अगर उसको प्राप्त नहीं हो तो फिर उस स्थिति में वो सरकार गिर जाती है। यानी कि एक जो सरकार होती है वो स्थिर सरकार ये नहीं है, यानी परमानेंटली किसी भी जो है सब सरकार जो है एक निश्चित नहीं है, सरकार जो है कभी भी गिर सकती है। यह संसदीय व्यवस्था का दोष है। और नेक्स्ट कहता है कि नीतियों की निश्चितता का अभाव, यानी कहता है कि संसदीय व्यवस्था में दीर्घकालिक नीतियां लागू नहीं हो पाती क्योंकि सरकार के कार्यकाल की अनिश्चितता बनी रहती है। यानी मित्रों, ये कह रहा है कि अगर कोई सरकार चाहे कि मैं लंबे समय तक नीतियों को बनाकर रखूं तो ऐसा जो है वो संभव नहीं हो पाता, क्योंकि क्या होता है कि सरकार तो जो होती है वो एक निश्चित कार्यकाल के लिए ही रहती है, यानी अनिश्चित कार्यकाल के लिए वो नहीं रहती। और इसके अलावा जो है अनिश्चितताएं भी बनी रहती है, यानी उसको यह डर भी सताता रहता है कि जो है हमारी सरकार किसी भी समय गिर सकती है। तो इसके लिए इस कारण जो है वो सरकार जो होती है वो लंबे समय तक किसी भी प्रकार की नीतियों या योजनाओं का निर्माण नहीं करती। आगे कहता है, सत्तारूढ़ दल में परिवर्तन से सरकार की नीतियां परिवर्तित हो जाती है। यानी कह रहा है कि अगर पार्टी यानी कि केंद्र में अगर सरकार बदल जाए तो फिर जो सरकारें जो नीतियां, यानी एक सरकार ने कोई योजना बनाई तो अगली सरकार अगर मान लीजिए दूसरी सरकार आ जाती है तो वो दूसरी सरकार क्या करती है कि पुरानी जो सरकारें होती है, यानी पुरानी जो सरकार है उनकी नीतियों को बदल देती है और अपनी कुछ नई नीतियां चला देती है। इसी की बात यहाँ पे कही जा रही है, और यह जो दूसरा दोष यहाँ संसदीय व्यवस्था का बताया जा रहा है। और मित्रों, आगे कहता है, मंत्रिमंडल की निरंकुशता, यानी जब सत्तारूढ़ पार्टी को संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है तो वह कैबिनेट निरंकुश हो जाता है और वह लगभग असीमित शक्तियों की तरह काम करने लगता है। यानी मित्रों, आसान भाषा में आप ये समझिए कि यह जो है सेंटेंस ये कह रहा है, अगर किसी पार्टी को, यानी मान लीजिए एक ही पार्टी है, यानी वर्तमान में देखा जाए तो बीजेपी है, और बीजेपी को मान लीजिए कि कितनी सीटें प्राप्त हुई है, यानी बीजेपी को लगभग जो है 300 से अधिक सीटें प्राप्त हुई थी, यानी इसका मतलब उसको पूर्ण बहुमत प्राप्त है। तो ये कह रहा है कि अगर किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाए, यानी कि उसको जो है इतनी सीटें प्राप्त हो जाए कि उसको जो है अपनी सरकार खोलने का डर न रहे, तो वो जो सरकार होगी वो जो है तानाशाही हो जाएगी, यानी अपने ही आप से किसी भी प्रकार का वो निर्णय ले लेगी और उसको जो है किसी भी बात का डर भी नहीं होगा कि हमारी सरकार गिरेगी। तो इसके लिए ये कहता है कि उसको जो है असीमित शक्तियाँ मिल जाती है और वो जो सरकार होती है वो तानाशाही की तरह काम करने लग जाती है कि हम ही हैं जो कुछ हैं और हम जो है किसी भी प्रकार का निर्णय ले सकते हैं। और मित्रों, आगे कहता है, H.J. लास्की कहते हैं कि संसदीय व्यवस्था कार्यकारिणी को तानाशाही का अवसर उपलब्ध करा देती है। यानी ये जो संसदीय व्यवस्था हमने अपनाई है यह एक कार्यकारिणी यानी एक कार्यपालिका जो होती है उसको यह तानाशाही यानी तानाशाह जो है उस कार्यकारिणी को यह संसदीय व्यवस्था बना देती है। और आगे मित्रों कहता है, शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध, यानी
संसदीय व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका एक साथ अविभाज्य होते हैं। कैबिनेट विधायिका और कार्यपालिका दोनों की नेता होती है। यानी मित्रों, ये कह रहा है कि जो संसदीय व्यवस्था हमने अपनाई है उसमें हम विधायिका और कार्यपालिका में जो है अलग अलग से, यानी विधायिका और कार्यपालिका को हम अलग अलग नहीं रख सकते, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक है और एक दूसरे के अंतर्गत समन्वय के साथ ये काम करती है। जैसे अगर मान लीजिए कि जो नेता लोग होते हैं वो कार्यपालिका के अंतर्गत भी शामिल होते हैं और नेता जो है विधायिका के अंतर्गत शामिल होते हैं, क्योंकि जो नेता होते हैं या कोई मंत्री जो होते हैं वो जो है विधायिका के अंतर्गत यानी संसद में भी वो बैठते हैं, और इसके अलावा वो किसी भी प्रकार का अगर बिल लाते हैं तो वो जो है विधायिका के माध्यम से बिल संसद में लेकर के आते हैं, और अगर वो बिल एक्ट बन जाता है तो फिर उनको जो लागू किया जाता है वो भी उन नेताओं के द्वारा ही किया जाता है। यानी जो नेता है वो विधायिका के अंतर्गत भी आते हैं और इसके अलावा वो कार्यपालिका के अंतर्गत भी आते हैं। आगे कहता है कैबिनेट कार्यपालिका और विधायिका को जोड़ने में हाइपन जैसी भूमिका निभाती है, जो दोनों को जोड़ने के लिए बाध्य है। यानी मित्रों, ये कह रहा है विधायिका और कार्यपालिका जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे से अलग नहीं है। और आगे मित्रों अपन बात करें तो पांचवी जो संसदीय व्यवस्था का जो दोष बता रहा है वो कह रहा है कि अकुशल व्यक्तियों के द्वारा सरकार का संचालन किया जाना। मतलब मित्रों, ये कह रहा है कि अकुशल व्यक्ति यानी इनके पास काम की कुशलता नहीं है फिर भी उनके द्वारा जो है सरकारें चलाई जाती है। तो कहता है संसदीय व्यवस्था प्रशासनिक कुशलता से परिचालित नहीं होती क्योंकि मंत्री अपने क्षेत्र में निपुण नहीं होते। यानी मित्रों, आपने देखा होगा कि कोई अनपढ़ व्यक्ति भी जो है कभी मंत्री पद प्राप्त कर लेता है, और जो है जो कार्यकुशल व्यक्ति होते हैं यानी जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, आईएएस आईपीएस जो होते हैं, उनको जो है वो मंत्री अपने इशारों पर चलाता है। तो इसी की बात यहाँ कही जा रही है कि जो मंत्री बनते हैं उनके पास काम की कुशलता नहीं होती लेकिन फिर भी वो मंत्री बना दिए जाते हैं। यह जो है हमारी संसदीय व्यवस्था का एक दोष है। आगे कहता है मंत्रियों के चयन में प्रधानमंत्री के पास सीमित विकल्प होते हैं, उनकी पसंद संसद सदस्यों तक प्रतिबंधित रहती है और बाह्य प्रतिभा तक विस्तारित नहीं होती। यानी मित्रों, किस व्यक्ति के पास जो है यानी प्रधानमंत्री किस व्यक्ति को मंत्री बनाएगा तो वो जो है उन व्यक्तियों को मंत्री बनाता है जो जिनको कि वह पसंद करता है, यानी जिसके पास काम की कुशलता है या जिनके पास टैलेंट है उनको जो है कम जो है यानी कि कम उनको तवज्जो दी जाती है। और आगे मित्रों हम बात करें तो अब हम बात करेंगे संसदीय व्यवस्था की स्वीकार्यता के कारण, यानी कौन सी वो परिस्थितियां थी जिनके कारण हमने जो है संविधान में संसदीय व्यवस्था को अपनाया और अध्यक्षीय जो प्रणाली है अमेरिका की उसको हमने नहीं अपनाया और हमने संसदीय व्यवस्था को स्वीकार किया है। तो मित्रों, बात कही जाती है कि पहला कारण यहाँ दिया जा रहा है कि हमने जो है निम्न कारण से संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। तो ये पहला कारण दे रहे हैं कि संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को इसलिए भी अपनाया कि यह भारत में ब्रिटिश शासनकाल से ही यहाँ अस्तित्व में थी। यानी मित्रों, ये कह रहा है कि संविधान यानी जिन लोगों ने संविधान का निर्माण किया उन्होंने संसदीय व्यवस्था को इस कारण से अपनाया क्योंकि भारत में जो है जब ब्रिटिश शासन करते थे तब हमारे यहाँ जो है यह व्यवस्था अस्तित्व में रही थी। और मित्रों, इसी संदर्भ में के एम मुंशी ने कहा इस देश में पिछले 30 या 40 वर्षों से सरकारी काम में कुछ उत्तरदायित्वों को शुरू कराया गया है, इससे हमारी संवैधानिक परंपरा संसदीय बनी है। इस अनुभव के बाद हमें पीछे क्यों जाना चाहिए और क्यों महान अनुभव को हम खरीदें। और मित्रों, आगे बात कही जाए कि संसदीय व्यवस्था को हमने क्यों अपनाया तो दूसरा यहाँ कारण दिया जा रहा है उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता। यानी हमने जो है जब इस बात की जो है चर्चा आई कि हमें स्थायित्व ज़्यादा चाहिए सरकार के अंदर या हमें उत्तरदायित्व ज़्यादा चाहिए, तो हमें उत्तरदायित्व की ज़्यादा आवश्यकता थी। इस कारण से हमने क्या किया कि संसदीय व्यवस्था को हमने अपनाया है। कहते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा में इस ओर इशारा किया कि लोकतांत्रिक कार्यकारिणी को 2 शर्तों से अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, स्थायित्व और उत्तरदायित्व। यानी कि अमेरिकी व्यवस्था हमें ज़्यादा स्थायित्व प्रदान करती है लेकिन कम उत्तरदायित्व हमें देती है। दूसरी तरफ ब्रिटिश व्यवस्था ज़्यादा उत्तरदायित्व देती है लेकिन स्थायित्व हमें कम देती है। यानी मित्रों, अमेरिका के अंदर जो सरकार है वो जो है एक निश्चित कार्यकाल के लिए बनी रहती है, यानी 4 साल के लिए सरकार वहाँ बनती है। लेकिन भारत में भी अगर देखा जाए तो 5 साल के लिए सरकार बनती है, लेकिन
भारत में सरकार जो है कभी भी गिर सकती है, लेकिन अमेरिका में सरकार जो है कभी भी नहीं गिर सकती। यानी अमेरिका की सरकार को किसी भी प्रकार का भय उनको यह नहीं रहता कि हमारी सरकार जो है गिर जाएगी। और भारत के अंदर देखा जाए तो हमने जो है उत्तरदायित्व तो भारत की सरकार को दिया है। हालांकि हमने स्थायित्व की बात यहाँ नहीं की, यानी हमारी सरकार में स्थायित्व नहीं है कि हमारी सरकार जो है 5 साल तक चलेगी और 5 साल से पहले हमारी सरकार को कोई समाप्त नहीं कर सकता। तो यानी कि हमारी जो सरकार है उसको 5 साल से पहले भी समाप्त किया जा सकता है। और आगे मित्रों, तीसरी हम बात करें तो कहता है विधायिका और कार्यपालिका के टकराव को रोकने की आवश्यकता। यानी मित्रों यहाँ बात की जा रही है कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच जो है टकराव नहीं हो, इस कारण भी हमने संसदीय व्यवस्था को संविधान में अपनाया है। कहता है संविधान निर्माता चाहते थे कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच टकराव नहीं हो, जो कि अमेरिका की राष्ट्रपति प्रणाली में पाया जाता है। यानी मित्रों ये कह रहा है कि अमेरिका के अंदर जो राष्ट्रपति होता है वहाँ पे जो विधायिका है और कार्यपालिका, उन दोनों के मध्य जो है हमें अक्सर टकराव देखने को मिलता है। और संविधान निर्माता ये नहीं चाहते थे कि हमारी भारत की जो सरकार है उसमें भी विधायिका और कार्यपालिका के बीच समय समय पर टकराव हो और हमारे देश के जो लोग हैं उनको जो है एक लोक कल्याणकारी राज्य की प्राप्ति न हो। तो संविधान निर्माताओं ने ये कभी नहीं चाहा। इस कारण से संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने संसदीय व्यवस्था को ही अपनाया। और आगे मित्रों कहते हैं भारत की समाज की प्रकृति, यानी भारतीय समाज की प्रकृति कैसी है और कैसी रहनी चाहिए। तो बात कही जा रही है भारत विश्व में सर्वाधिक मिश्रित राज्य और सर्वाधिक जटिल समाज वाला राज्य है। इस तरह संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था को अपनाया ताकि सरकार में विभिन्न वर्गों क्षेत्रों के लोगों के हित में बहुत अवसर सुलभ हो सके, राष्ट्रीय भावना को लोगों के बीच बढ़ाते हुए अखंड भारत का निर्माण हो। यानी मित्रों ये कह रहा है भारत का जो समाज है वो बहुत जो है बड़ा समाज है। यानी वहाँ जो है भिन्न भिन्न जो है जातियों और धर्मों के लोग रहते हैं। इसके कारण भारत का समाज एक जटिल समाज है। और संविधान के निर्माता जो थे उन्होंने संसदीय व्यवस्था को भी इसलिए अपनाया क्योंकि भारत के जो लोग हैं उनको जो है समान अवसर उपलब्ध हो सके। इसके अलावा सभी में राष्ट्र की जो भावना है और राष्ट्र की जो एकता है और अखंडता है उनका निर्माण हो सके और हमारी एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जा सके। तो मित्रों ये थी, हमने बात की संसदीय व्यवस्था को आखिर संविधान के निर्माताओं ने क्यों अपनाया, कौन सी वो परिस्थितियां थी जिस कारण जो है संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था को ही अपनाया बजाय कि अमेरिका के अध्यक्षा प्रणाली को। और मित्रों अब हम बात करेंगे भारत और ब्रिटिश मॉडल में विभेद, यानी भारत की जो संसदीय व्यवस्था है और ब्रिटेन की जो संसदीय व्यवस्था है उन दोनों के बीच अंतर क्या है। तो इसी की बात हम इस जो है पैराग्राफ में करेंगे। तो मित्रों कहा जा रहा है, तो कहते हैं भारत में संसदीय व्यवस्था बड़े रूप से ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था पर आधारित है, लेकिन यद्यपि यह कभी भी ब्रिटिश पद्धति की नकल नहीं रही। यानी मित्रों ये कह रहा है भारत की जो संसदीय व्यवस्था है वो बेशक जो है ब्रिटिश की संसदीय व्यवस्था पर आधारित है, लेकिन हूबहू देखा जाए तो भारत की संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था पर जो है हूबहू जो है साबित नहीं होती। यानी हमने जो है ब्रिटिश की जो संसदीय व्यवस्था है, ब्रिटिश पद्धति को हमने जो है नकल के रूप में नहीं अपनाया। कहते हैं कि ब्रिटिश राजशाही के स्थान पर भारत में गणतंत्र पद्धति है। दूसरे शब्दों में भारत में राज्य का मुखिया राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन में राज्य का मुखिया आनुवंशिक है। यानी मित्रों भारत की संसदीय व्यवस्था और ब्रिटिश की संसदीय व्यवस्था में अंतर बता रहे हैं कि भारत के अंदर जो राष्ट्रपति होता है उसका तो हम चुनाव करते हैं, लेकिन ब्रिटेन के अंदर जो राष्ट्रपति यानी ब्रिटेन के अंदर जो राज्य का मुखिया होता है और भारत के अंदर राज्य का मुखिया, उसी के अंदर अंतर बता रहे हैं कि भारत में राज्य का मुखिया का हम चुनाव करते हैं यानी कि राष्ट्रपति का, लेकिन ब्रिटेन में राज्य का मुखिया का चुनाव वहाँ नहीं होता। वहाँ तो राजा और रानी का जो उत्तराधिकारी होता है वही वहाँ का मुखिया होता है। तो मित्रों आगे बात कहते हैं ब्रिटेन की जो व्यवस्था है वो संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है और शक्तियों पर प्रतिबंध है, क्योंकि यहाँ यह एक लिखित संविधान, संघीय व्यवस्था, न्यायिक समीक्षा और मूल अधिकार हैं। यानी मित्रों ये कह रहा है भारत में जो संसदीय व्यवस्था है यानी कि भारत में जो संसद है वो संप्रभु नहीं है, यानी संप्रभुता के सिद्धांत पर जो है आधारित तो है, लेकिन भारत में संसद जो है सर्वोच्च नहीं है। संप्रभु तो है लेकिन सर्वोच्च नहीं है, यानी कि उन जो कुछ शक्तियां ऐसी है कि उन पर संसद के
लिए जो है कुछ प्रतिबंध किए गए हैं। लेकिन आगे ये कहते हैं कि संसद की जो संप्रभुता है, यानी ब्रिटेन में जो संसद की संप्रभुता है, यानी ब्रिटेन की जो संसद है वो संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन भारत की संसद संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। और अब आगे कहते हैं ब्रिटेन में इस प्रधानमंत्री को संसद के निचले सदन का सदस्य होना चाहिए, लेकिन भारत में प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी भी सदन का जो है सदस्य हो सकता है। यानी अगर ब्रिटेन में किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना है तो उसको निचले सदन का सदस्य अवश्य होना होगा, लेकिन भारत में कोई प्रधानमंत्री बनना चाहे तो चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो या लोकसभा का सदस्य, दोनों में से कोई भी सदस्य भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। आगे मित्रों कहते हैं सामान्यतः ब्रिटेन में संसद सदस्य बतौर मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। भारत में जो व्यक्ति संसद सदस्य नहीं है उसे भी अधिकतम 6 माह तक हम मंत्री नियुक्त कर सकते हैं। यानी मित्रों ये कह रहे हैं कि ब्रिटेन में अगर कोई व्यक्ति मंत्री बनना चाहिए तो सबसे पहले उसको जो है ब्रिटेन की संसद का सदस्य बनना होगा। लेकिन भारत में क्या है, भारत में जो है कोई भी व्यक्ति पहले मंत्री बन सकता है और बाद में जाकर के वो अधिकतम 6 माह के अंदर जो है किसी संसद की सदस्यता, यानी संसद के जो किसी भी सदन है उसकी वो सदस्यता ले सकता है। और आगे मित्रों कहते हैं ब्रिटेन में मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी होती है, जबकि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन के विपरीत भारत में मंत्री को राज्य के मुखिया के रूप में कार्यालयीय कार्य में प्रति हस्ताक्षर करना जरूरी नहीं होता। यानी मित्रों ये कह रहे हैं भारत में जो, यानी कि कहते हैं कि ब्रिटेन में जो मंत्री हैं उनकी किसी कानूनी जिम्मेदारी होती है, लेकिन भारत में मंत्रियों को किसी भी प्रकार की कानूनी जिम्मेदारी नहीं होती। आगे कहते हैं ब्रिटिश कैबिनेट व्यवस्था में छाया कैबिनेट या शैडो कैबिनेट एक अनोखी संस्था है जिसे विपक्षी पार्टी गठित करती है ताकि सत्तारूढ़ दल के साथ वो संतुलन बना रहे और अपने सदस्यों को भावी मंत्रालय कार्यों के लिए तैयार किया जा सके। भारत में ऐसी कोई संस्था नहीं है। यानी मित्रों ये कह रहा है कि ब्रिटेन में जो कैबिनेट की व्यवस्था है, जो ब्रिटेन में कैबिनेट की व्यवस्था है वो जो है छाया कैबिनेट यानी शैडो कैबिनेट की जो है एक अनोखी वहाँ संस्था है। कहते हैं कि जो विपक्षी पार्टी होती है, यानी विपक्षी जो दल है वो क्या करता है कि एक जो है शैडो कैबिनेट का निर्माण कर लेता है, यानी एक आभासी जो है कैबिनेट बना लेता है ताकि जो वहाँ पार्टी जो है सत्ता कर रही है, यानी सत्ता में जो पार्टी है उसके साथ वो संतुलन बना रहे। और किसी भी प्रकार की, मान लीजिए कि अगर मान लो ब्रिटेन में अगर सरकार गिर जाए तो क्या होता है कि जो ये शैडो कैबिनेट विपक्षी पार्टी ने बनाई है वो शैडो कैबिनेट क्या करेगी कि वो जो है सरकार का निर्माण कर लेगी। और आगे यहाँ मित्रों अभी मैंने बात की कि जो विपक्षी पार्टी शैडो कैबिनेट बनाती है उसमें जो है कुछ सदस्य भी वो शामिल कर लेती है। यानी आगे जो भविष्य में अगर सरकार गिर जाती है तो जो है हम इन व्यक्तियों को प्रधानमंत्री या सॉरी इन व्यक्तियों को हम मंत्री पद देंगे। तो जो आवासीय रूप से इनका निर्माण कर लिया जाता है कि हम जो है अगर सरकार गिर जाती है ब्रिटेन में तो हम जो है इन व्यक्तियों को मंत्रियों का पद दे देंगे। लेकिन ये कहता है कि भारत में जो है किसी भी प्रकार की ऐसी शैडो कैबिनेट की हमने व्यवस्था नहीं की है। तो मित्रों ये था अपना संसदीय व्यवस्था का दूसरा भाग जिसकी मैंने आपसे चर्चा की। तो मित्रों आज का हमारा संसदीय व्यवस्था का टॉपिक भी कंप्लीट हुआ और आज की वीडियो में आपने क्या क्या सीखा और आपने जो है संसदीय व्यवस्था के गुणों के बारे में जाना, उसके दोषों के बारे में जाना। फिर मैंने आपसे जो उनकी विशेषताओं की भी पहले भाग में चर्चा की थी और राष्ट्रपति शासन यानी जहाँ राष्ट्रपति राज करते हैं अमेरिका में, उन जो है व्यवस्थाओं की भी मैंने आपसे चर्चा की। तो मित्रों आज की वीडियो आपको कैसी लगी जो है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में बॉक्स में आप जो है देना बिल्कुल न भूलें। और फ्रेंड्स अगर आपको जो है नोट्स वगैरह बनाने हैं तो आप जो है मेरी अंडरलाइन की हुई चीज़ों से आप नोट्स आसानी से बना सकते हैं। और मित्रों जो है वीडियोज़ को आप जो है शेयर करते हैं ताकि सभी जो व्यक्ति हैं यानी सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो पॉलिटी जो है अपनी तैयार कर सकें। तो मित्रों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए एक चैप्टर के साथ, जिसमें कि मैं आपको बता दूं तो अपना नया चैप्टर होगा संघीय व्यवस्था का यानी फेडरल सिस्टम। यानी मैंने आपसे जब मैंने आपसे पहला अनुच्छेद जो है पहले अनुच्छेद पर मैंने आपसे जब चर्चा की तो उसमें मैंने आपको बताया था कि भारत को जो है राज्यों का संघ कहा है, यानी संघीय व्यवस्था है। भारत जो है एक संघीय व्यवस्था है, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। जो है बार बार मैंने इस शब्द का यूज किया है
तो आखिर यह शब्द क्या है, यानी इस शब्द के मूल में आखिर अर्थ अर्थ क्या है, तो इसी की बात हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट जो है चैप्टर में एक नई वीडियो में। तो तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू एंड